सो स्टूडेंट्स, आप मुझे जल्दी से बताइए एनवायरमेंट से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या है? तो जो भी हमारी सराउंडिंग है उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंट। और उस टोटल सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, इनफैक्ट उसके साथ साथ कोई नॉन लिविंग फैक्टर भी है, वो सब हम क्या बोलेंगे? दिस इज एनवायरमेंट। अगर एक रूम में चेयर रखी है, टेबल रखी है या दीवारें हैं तो ये भी हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है। वहीं अगर आप बाहर किसी लेक के किनारे खड़े हैं तो लेक में ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं, लेक के अराउंड जो प्लांट्स हैं, वो सब भी हमारा एनवायरमेंट हो जाता है। तो एनवायरमेंट की डेफिनेशन तो आप सभी को पता है, लेकिन इसमें रिलेटेड जो पॉइंट है वो देखिए, बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होती हैं। अच्छा, ये टॉपिक आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसी का कंटिन्यूएशन समझ लीजिए इस चैप्टर को। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या थी? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से पास होने वाले केमिकल्स हैं वो एक साइकिल में है कहीं ना कहीं। जैसे कि जो भी केमिकल सब्सटेंस हैं वो पास कर रहे हैं थ्रू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल आपने लास्ट ईयर पढ़ी है, कार्बन साइकिल पढ़ी है, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ी है और वाटर साइकिल। ये 4 साइकिल आप ऑलरेडी पिछले साल अपनी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। मैं इसी का अगर ओवरव्यू दूं तो इस तरीके की एक नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ी थी, जहां पर आपने देखा था कि नाइट्रोजन एज गैस प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में। जब वो इन्हें कन्वर्ट करते हैं तब जाकर के प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं एंड अल्टीमेटली फिर इस तरह से प्लांट डिग्रेड करेंगे तो अमोनिया बनेगी। अमोनिया के बाद जो है कैसे नाइट्रोजन वापस से गैस में कन्वर्ट होता है, यही पूरी आपकी नाइट्रोजन साइकिल थी। ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम में कि कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है कि एनिमल वेस्ट या प्लांट वेस्ट हो, या फिर उसमें जो है नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होकर, जिसे हम नाइट्रिफिकेशन भी कहते थे, कैसे प्लांट्स ने दोबारा उसे एब्जॉर्ब कर लिया। और डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वापस से इस नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ साइकिल जो आपने क्लास 9th में पढ़ी है। अब यहां पर देखते हैं कि वेस्ट क्या है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट क्या होता है। तो वेस्ट क्या है? जो भी ऐसा यूजलेस या डिस्कार्डेड मटेरियल होता है जो गैसियस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, यही चीजें क्या है? वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट तो हमें पता है हमारे घरों से भी जनरेट होता है, फीकल मैटर हो जो टॉयलेट्स वगैरह से जनरेट हो रहा है, या वेजिटेबल वेस्ट हो, ये सब तो वेस्ट कैटेगरी सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म में भी वेस्ट जनरेट हो सकता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट सीधे हम पानी में डिस्चार्ज कर देते हैं, उनमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, उनमें कुछ हार्मफुल गैसेस भी हो सकती हैं, और वो लिक्विड डायरेक्टली जो है वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का लिक्विड वेस्ट है। गैसेस, हार्मफुल गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग करता है, मिथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग करता है, इसके अलावा CFCs ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन्स एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर में। ये भी तो एक वेस्ट है, एक हार्मफुल गैस है। हमें इन सब गैसेस को क्या करना है? ट्रैप करना है कहीं ना कहीं, जितना कम हो सके उतना एटमॉस्फेयर में रिलीज ना करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरीके से हम अगर बेसिस पर, कौन से बेसिस पर कि हमारा वेस्ट अपने आप डिग्रेड कर जाता है या नहीं डिग्रेड कर पाता, 2 तरीके के वेस्ट होते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल, ये देखिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहला आप ये देखिए कि इसकी डेफिनेशन तो पता हो आपको। बायोडिग्रेडेबल सभी को पता होता है जो ब्रेक डाउन कर जाते हैं, जो वापस से ब्रोक करे जा सकते हैं बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मान लो कोई फंगस है या कोई बैक्टीरिया है। इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक वेस्ट पर किसी पर इंटरेक्ट करेंगे। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हुआ?
वो वेस्ट लेट अस सपोज किसी एनिमल की डेड बॉडी है वो डिकम्पोज कर गई, या फिर कोई प्लांट है वो नीचे पत्तियां गिर गई वो डिकम्पोज कर गई। फीकल मैटर है पानी में, जो भी गंदा फीकल मैटर ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है मेड अप ऑफ कार्बन्स, मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक जो कार्बन कंपाउंड्स आपका चैप्टर है बेसिकली वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, तो ऑर्गेनिक वर्ड कार्बन के लिए यूज होता है। इनऑर्गेनिक वर्ड यूज होता है बेसिक एलिमेंट्स के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोटेशियम। इन एलिमेंट्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ देते हैं इन इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, और ये जो इनऑर्गेनिक फॉर्म्स होती हैं यही जाकर के प्लांट्स क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। प्लांट्स यूटिलाइज डायरेक्टली फ्रॉम दी सॉइल, और ये साइकिल चलती रहती है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हो गए जो टूट सकते हैं ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सम फंगस, सम बैक्टीरिया, उसे हम कहते हैं और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वेस्ट का बोला है तो एग्जांपल कोई मरे हुए प्लांट्स हो गए, मरे हुए एनिमल्स हो गए, ये हमारे एग्जांपल हो गए, सिंपल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, कैन नॉट बी ब्रोकन। जैसे कि आपका पॉलिथीन बैग हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। अब प्लास्टिक तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आपको पता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पे तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया है। इसकी जो है गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है कि भाई पेपर बैग यूज करो, जूट के बैग्स यूज करो, कॉटन के क्लॉथ्स यूज करो, है ना, उसके बैग बना लो। तो यहां पर ये एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करने का काम करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। दोनों में डिफरेंस आता है। तो एग्जाम में इस तरह से आप पॉइंट्स बना करके इसको लिखेंगे कि जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ये वेस्ट ब्रोकन डाउन हो सकता है बाय माइक्रोबियल एक्शन। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, ये भी डेफिनेशन हो गई, लिख लोगे, कोई कंफ्यूजन। दूसरा है कैसे वो हार्मलेस एंड नॉन पॉइजनस हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल हार्मलेस है, नॉन पॉइजनस है, और यहां पर क्या है, दे आर कॉजिंग पॉल्यूशन। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो हार्मलेस ना हो, बिल्कुल हार्मफुल होंगे। तीसरा पॉइंट यहां पर कहता है कि रॉ मटेरियल में वापस से ये मिल जाते हैं। अब भाई ऑर्गेनिक मैटर है और जब टूट जाएगा तो रॉ मटेरियल सॉइल में मिल जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा नहीं हो रहा। ये जिस चीजों से मिलकर के बने हैं उसमें वापस से तो ब्रेकडाउन नहीं हो रहे। फोर्थ पॉइंट यहां पर है कि ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट तभी कर सकते हैं जब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए, बियॉन्ड द कैपेसिटी, जब एक्सट्रीम क्वांटिटी हो जाए कि ये वेस्ट कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा इनऑर्गेनिक में, तब जाकर के ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे। लेकिन इवन इफ स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेंगे ही करेंगे। प्लास्टिक टूटेगा ही नहीं अपने छोटे टुकड़े में और वो हमेशा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करेगा। लास्ट पॉइंट यहां पर आता है कि अगर हमें इन सब्सटेंसेस की रिसाइकलिंग करनी है तो ये रिसाइकलिंग नेचर में भी होती है और ह्यूमन भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करके इन प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग कर सकता है। लेकिन रिसाइकलिंग अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की करनी है तो उसके लिए ह्यूमन एफर्ट्स जरूरी है। विदाउट ह्यूमन एफर्ट्स हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि नॉन बायोडिग्रेडेबल अपने आप नेचर में रिसाइकिल हो जाए। प्लास्टिक तो नहीं तो पड़ी ही रहेगी, पॉलिथीन बैग्स पड़े ही रहेंगे, और जब तक ह्यूमन अपना इंटरवेंशन कर करके उन्हें इकट्ठा कर करके उन्हें प्रोसेसिंग ना करे उसकी, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, रिसाइकलिंग उसकी नहीं होगी। तो ये टॉपिक आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इकोसिस्टम। अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, सबसे पहले जानिए इसकी डेफिनेशन। इकोसिस्टम ना एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर में तीनों आते हैं, हाइड्रोस्फीयर जो आपका पानी का रिलेटेड हो गया, जो वाटर बॉडी हो गई, एटमॉस्फेयर जो भी उसकी सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं आपको पता ही है, एंड थर्ड होता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब टेरेस्ट्रियल लैंड, जो लैंड आ गई। तो बायोस्फीयर की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में दोनों तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। और जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट से, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, in this the comprising organism interact with food chain and biogeochemical cycles,
and having two components, abiotic and biotic components in an ecosystem। तो इस तरह से आप इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज मैंने लिख दी है यहां पर कि दो तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचर में जिस तरीके का इकोसिस्टम मिलेगा वो नेचुरल हो जाएगा। नेचर के अलावा जब ह्यूमन इंटरवेंशन से एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए तो वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं एक्वेरियम, अब किसी के घर में एक्वेरियम हो सकता है और उसमें फिशेस भी हो सकती हैं, टर्टल भी हो सकता है कोई, और वहां पे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी हो सकते हैं, तो आप कैसा बोलेंगे? ये भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन ये इकोसिस्टम कैसा है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। मैं इसकी फोटोग्राफ दिखाता हूं पहले तो आपको। देखिए ये एक नेचुरल इकोसिस्टम की फोटोग्राफ है। यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। कौन से हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स? देखो प्यारी प्यारी मछलियां हैं, डक्स हैं, एक फ्रॉग है, ये प्लांट्स भी लिविंग हैं, ये फ्लावर भी लिविंग है, ये मॉलस्क, ये बटरफ्लाई, ये सब लिविंग कंपोनेंट है। लेकिन अगर नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करें तो ये लैंड नॉन लिविंग है, वाटर भी नॉन लिविंग है ना, या वहां पर जो गैसेज होंगी ये भी तो नॉन लिविंग पार्ट है। तो इस तरह से इकोसिस्टम में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही कंपोनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, ये दोनों ही कंपोनेंट्स आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके जो टाइप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। टाइप्स देखिए इसके। सबसे पहला टाइप आपका आता है कि भाई मैन मेड इकोसिस्टम, जो आपके क्या कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? आर्टिफिशियल कैटेगरी में। नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर में एग्जिस्ट करेंगे। नेचुरल इकोसिस्टम को फर्दर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में अगर हम आए, एक्वेटिक में हम देखें तो मैरीन इकोसिस्टम हो सकता है, समुद्र, मैरीन इकोसिस्टम, तो यहां पर सी आ जाएगा, ओशंस आ जाएगा, दीज आर मैरीन इकोसिस्टम। वहीं एक ऐसा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है पानी में, जो रिवर्स में हो, लेक्स में हो, पॉन्ड्स में हो, तो इस तरीके का भी इकोसिस्टम होगा, लेकिन वो क्या है? बड़े लेवल, लार्ज लेवल पे नहीं है। मैरीन इकोसिस्टम बहुत ही लार्ज लेवल पर होगा। अब बात करते हैं आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में देखो, अगर फार्मिंग कर रहा है कोई पर्टिकुलर फार्मर, तो उस फील्ड में प्लांट्स भी लगे हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और भी होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। मान लीजिए ह्यूमन गार्डनिंग करता है और एक गार्डन क्रिएट कर देता है, तो गार्डन में भी इंसेक्ट्स हो सकते हैं, स्क्विरल्स हो सकती हैं, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और प्लांट्स तो हैं ही। तो इस तरह से गार्डन भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम का एग्जांपल तो मैंने पीछे ही आपको बता दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो तरीके के आप बताइए जल्दी से इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम और नेचुरल इकोसिस्टम, इन दोनों के एग्जाम्पल दीजिए। तो दो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, बट दैट बिकम्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, एकदम से आंसर स्ट्राइक नहीं होता। तो माय पर्पस हियर इज कि आप जल्दी से इन ऑप्शंस को देख लीजिए। जैसे टेरेस्ट्रियल में आपके फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये सब एग्जांपल्स हो गए। तो एग्जांपल्स थोड़े से देख के चले जाते हो तो क्या होता है, एग्जाम में थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। तो बस वही कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, इसकी वजह से नंबर घट जाते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम बता देते हैं, इसमें ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, सी, रिवर, सारे तरीके के इकोसिस्टम है। और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में हमने उसको डिवाइड किया है। एक्वेटिक वाटर हो गया और टेरेस्ट्रियल क्या हो गया, जो आपका लैंड पर है। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, इसमें गार्डन, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिए। तो वेरी वेरी इजी। अब अगर आपसे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पूछे जाएंगे तो दो कंपोनेंट बताएंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पूछे जाएंगे तो नेचुरल और मैनमेड या आर्टिफिशियल। कंपोनेंट पूछे जाएंगे तो दो मैंने ऑलरेडी बताया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग कौन सा है? बायोटिक, और ए लगा दिया आगे तो नॉन लिविंग कंपोनेंट। इसका भी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। बायोटिक कंपोनेंट में आता है आपका जो लिविंग मैटर है, मैंने बता दिया है, ग्रेजिंग एनिमल्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? ये एसोसिएशन के, म्यूचुअल एसोसिएशन से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें फंगस प्लस एल्गे की एसोसिएशन होती है। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं और बहुत ज्यादा हमें पेड़ों के ऊपर दिखते हैं ये, और इनके लिए बोला जाता है दीज आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। दीज आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। जब भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है एनवायरनमेंट में तो ये मर जाते हैं।
और जहां भी पॉल्यूशन नहीं होगा वहां ये दिखते हैं। बाकी ह्यूमंस हैं, पैरासाइट्स हैं, अलग अलग तरीके के पैरासाइट्स हैं, ये सब आपका एग्जांपल हो गया बायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक में देख लीजिए जो क्लाइमेट है वहां का, आपका विंड है, वाटर है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है। जो भी फिजियोग्राफी है उस जगह की, कोई भी पहाड़ है तो वो एल्टीट्यूड पे होगा, हाइट पे होगा, या इडेफिक फैक्टर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इडेफिक फैक्टर्स? इसका मतलब होता है कि जो सॉइल है उसका जो टेक्सचर है, उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, तो दिस बेसिकली इज रिलेटेड टू सॉइल। इडेफिक फैक्टर्स सॉइल से रिलेटेड होते हैं कि सॉइल में कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल का टेक्सचर क्या है, सॉइल जो है कितने मिनरल्स रखती है, वाटर कंटेंट क्या है सॉइल के अंदर, ये सारी चीजें, सॉइल का पीएच क्या है, ये सब इडेफिक फैक्टर्स में आते हैं और प्रोड्यूसर्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि इस बेसिस पर ही सॉइल कैसी है, सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, इस बेसिस पे ही प्रोड्यूसर्स आपके डिसाइड होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट इसी चीज को मैंने पेन डाउन कर दिया है यहां पर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, ताकि एक ही बारी में आपको दिखे कि जो इकोसिस्टम है उसमें दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है एबायोटिक। एबायोटिक को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लाइमेटिक एंड इडेफिक। क्लाइमेटिक में देखो आपका रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। वहीं इडेफिक फैक्टर्स में देखो सॉइल, सॉइल का पीएच, मिनरल्स, या वहां की टोपोग्राफी क्या है, टोपोग्राफी मतलब ज्योग्राफी कैसी है, उस जगह की लोकेशन कैसी है, कितनी हाइट पे है, ये सब चीजें होंगी। अब अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूं तो बायोटिक कंपोनेंट्स को आप तीन तरीके से डिवाइड करेंगे, है ना। एबायोटिक तो सर ने बता ही दिए। बायोटिक तीन तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स। जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हुआ जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पता है आपको ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स में, इसमें आपके जो है हर्ब्स आ गए, श्रब्स आ गई, स्मॉल प्लांट्स स्मॉल ट्रीज, या लार्ज बड़े बड़े ट्रीज। इसके अलावा और कौन आ सकते हैं प्रोड्यूसर्स में? ये बात जानने की है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में यहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। आप मुझे बताइए, जो प्रोटिस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, यूग्लिना है ना, या फिर पैरामीशियम है, ये सब भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एंड देन क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा कंज्यूमर तीन तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या फिर टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे, सेकेंडरी वो होते हैं जो प्राइमरी को खाते हैं, और टर्शरी वो होते हैं जो सेकेंडरी को खाते हैं। तो फूड चेन जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीज बताऊंगा, बाकी आप ये देख लीजिए अभी यहां पर जो मैंने आपको फ्लो चार्ट दिया है। डीकंपोजर्स क्या होते हैं? डीकंपोजर्स में आ जाते हैं फंगस, बैक्टीरिया। ये बेसिकली ऑर्गेनिक वेस्ट को, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में काम करते हैं। किसमें? इनऑर्गेनिक में। और किस पे जिंदा रहते हैं ये? अगर मैं आपको लिख करके दिखाऊं यहां पर, तो किस पे जिंदा रहते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर दे सर्वाइव। ठीक है, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ये आपके हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स।